थिंक एंड ग्रो रिच। सोचिए और अमीर बनिए। लेखक नेपोलियन हिल। इस महान पुस्तक में दिए गए 13 कदमों का इस्तेमाल करके हम अपनी दुनिया को बेहतर दुनिया बना सकते हैं। हजारों लोगों ने अमीरी हासिल करने के लिए इस किताब की फिलॉसफी का प्रयोग करके बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। सोचिए और अमीर बनिए मुख्य तौर पर क्या करें और कैसे करें की पुस्तक है। इस पुस्तक की यह समरी आपको इस बात के लिए तैयार करेगी कि आप उस दौलत की तरफ आकर्षित हों जो आप चाहते हैं। जब आप इस किताब की फिलॉसफी को लागू करना शुरू करेंगे तो जीवन में परिवर्तन आप खुद देख पाएंगे। यह समरी ना सिर्फ आपके जीवन के तनाव और दुखों को कम करेगी, बल्कि वह सफलता हासिल करने के लिए भी आपको तैयार करेगी जो आप चाहते हैं। इस पुस्तक के हर अध्याय में धन कमाने का वह रहस्य बताया गया है जिसने दौलतमंद बनने में सैकड़ों लोगों की मदद की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह समरी आपके लिए भी मददगार साबित होगी। इस किताब में दिए गए सफलता के रहस्य की खास बात यह है कि जो लोग इसको एक बार हासिल करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं तो वे सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। दुनिया में बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलता। जिस रहस्य का उल्लेख इस समरी में किया गया है वह भी आपको बिना कीमत चुकाए हासिल नहीं हो सकता। हालांकि इसकी कीमत इसके मूल्य से बहुत कम है। इसकी कीमत यह है कि आपको समरी को सुनने और समझने में पूरा समय देना होगा। यह रहस्य उन लोगों के लिए समान रूप से अच्छी तरह काम करता है जो इसके लिए तैयार हैं। मैं ये सब कैसे जानता हूँ? क्योंकि मैंने इस पुस्तक का पूरा अध्ययन किया है और पाया है कि यह सही है, सत्य है। इस रहस्य को इस पुस्तक में सीधे सीधे नहीं बताया गया है, क्योंकि इस रहस्य का आधा हिस्सा पहले से ही आपके पास मौजूद है और इसका दूसरा आधा हिस्सा आपके सामने आएगा तो आप उसे तत्काल पहचान लेंगे। आप इसे पहले ही अध्याय में भी पा सकते हैं, या हो सकता है यह आपको आखिरी अध्याय में दिखे, लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो आप इसे पहचान लेंगे। तो बिना देरी लगाते हुए आइए इसके पहले अध्याय पर नज़र डालते हैं। अध्याय 1, विचार ही वस्तु है। वह आदमी जिसने थॉमस एडिसन का पार्टनर बनने का तरीका सोचा। यह सच है कि विचार ही वस्तु है और यह बेहद शक्तिशाली वस्तु है। जब विचार के साथ लक्ष्य और लगन हो तो इससे बेइंतहा दौलत बनाई जा सकती है। कुछ साल पहले एडविन सी बॉस ने इस सच्चाई को जाना कि दरअसल सोच कर अमीर बना जा सकता है, लेकिन इस सत्य को जानने के लिए थोड़ा समय लगा। यह उसकी समझ में धीरे धीरे आया। इसकी शुरुआत हुई इस विचार से कि एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप की जाए। उनकी यह इच्छा लगातार बढ़ती गई। बांस की यह इच्छा कोई साधारण इच्छा नहीं थी। इसकी खासियत यह थी कि यह निश्चित थी। वह एडिसन के साथ काम करना चाहता था, उसके लिए काम नहीं करना चाहता था। बांस ने किस तरह अपनी इच्छा को हकीकत में बदला, इस समरी को ध्यान से सुनें और पढ़ें। तभी आप उन सिद्धांतों के बारे में जान पाएंगे
जिनसे दौलत हासिल होती है। जब इस इच्छा का विचार उनके दिमाग में पहली बार कौंधा तो वह इस स्थिति में नहीं था कि इस पर अमल कर सके। उसकी राह में दो बाधाएं थीं। पहली यह कि वह एडिसन को नहीं जानता था और दूसरी यह कि न्यू यर्सी में एडिसन के पास पहुंचने के लिए उसके पास रेल के किराए के पैसे तक नहीं थे। ऐसी बाधाएं ज़्यादातर लोगों का हौसला पस्त कर सकती हैं और वे अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने की कोई कोशिश ही नहीं करते। आविष्कारक और फुटपाथिया। महान आविष्कारक एडिसन और फुटपाथिया बांस की यह कहानी कुछ इस तरह की है कि आखिरकार एक दिन वह मिस्टर एडिसन की प्रयोगशाला में पहुंच ही गया। यह सब उसने कैसे किया, यह जानने से पहले आइए हम यह जान लेते हैं कि बांस और एडिसन के बीच इस पहली मुलाकात पर बरसों बाद एडिसन ने क्या कहा था। वह एक साधारण फुटपाथिये की तरह मेरे सामने खड़ा था, परंतु उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव था जिससे यह दिखता था कि वह जो पाना चाहता है उसने उसे पाने का दृढ़ निश्चय कर रखा है। लोगों के साथ वर्षों के अनुभव से मैंने सीखा है कि जब कोई आदमी किसी चीज़ को इतनी बुरी तरह पाना चाहता है कि वह उसे पाने के लिए अपना पूरा भविष्य जिंदगी के एक ही पासे पर दाव पर लगा दे तो उस आदमी की जीत तय है। मैंने उसे उसका मनचाहा अवसर इसलिए दिया क्योंकि मैं देख सकता था कि उसने यह तय कर लिया है कि वह तब तक जुटा रहेगा जब तक कि वह सफल ना हो जाए। बाद की घटनाओं ने साबित कर दिया कि मैंने कोई गलती नहीं की। उस युवक के होलिये से एडिसन प्रभावित नहीं हुए थे। फर्क उसकी सोच से पड़ा। बांस को पहली ही मुलाकात में एडिसन ने अपना पार्टनर नहीं बना लिया, लेकिन उसे एडिसन के ऑफिस में बहुत कम तनख्वाह पर काम करने का मौका मिला। महीने गुजरते गए। बांस ने अपने दिमाग में जो निश्चित महान लक्ष्य बनाया था उस बहुमूल्य लक्ष्य तक पहुंचने वाली कोई घटना नहीं हुई, लेकिन बांस के मस्तिष्क में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। वह अपनी इस इच्छा को लगातार प्रबल करते गए और फिर एक दिन आखिरकार वह एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। मनोवैज्ञानिक सही कहते हैं कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से पाना चाहते हैं वह चीज़ आ जाती है, लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह थी कि बांस इसके लिए दृढ़ संकल्पित और पूरी तरह तैयार थे। उसने खुद से यह नहीं कहा, चलो देखते हैं, अरे इसमें बहुत झंझट है, बेहतर यही है कि मैं अपना लक्ष्य बदल दूं और सेल्समैन का काम कर लूं। इसके बजाय उसने ये कहा, मैं यहाँ एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आया हूँ और मैं यह बन कर रहूँगा। इसके लिए मुझे चाहे सारी जिंदगी ही क्यों ना लगानी पड़े। शायद युवा बांस को उस समय यह पता ना हो। इस इकलौती इच्छा को हासिल करने की उसकी लगन और उसका दृढ़ संकल्प उसे सारी बाधाओं के पार ले गया। आखिरकार उसे वह अवसर मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। अवसर के छद्म रूप। जब अवसर आया
तो वह ऐसे रूप में आया और ऐसे तरीके से आया जिसकी बांस ने कल्पना भी नहीं की थी। अफसर इंसानों के साथ अक्सर ऐसी चालबाजियां करता है। अफसर पिछले दरवाजे से चुपचाप घुस आता है। अफसर दुर्भाग्य या अस्थायी पराजय के वेश में आता है। शायद इसीलिए ज़्यादातर लोग अफसर को नहीं पहचान पाते। एडिसन ने एक नया यंत्र बनाया था जिसे उस वक्त एडिसन डिक्टेटिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। एडिसन के सेल्समैनों को लगता था कि इसे बेचना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए वे इस मशीन को लेकर ज़्यादा उत्साहित नहीं थे। बांस ने अपना अवसर देखा, जो कि चुपके से उसके सामने आया था, एक अजीब सी दिखने वाली मशीन के रूप में छुपकर, जिसमें बांस और एडिसन को छोड़कर तीसरे की कोई रुचि नहीं थी। बांस को लगा कि वह एडिसन डिक्टेटिंग मशीन बेच सकता है। उसने उस महान आविष्कार को यह सुझाव दिया कि वह यह यंत्र बेच सकता है और उसे उसका तत्काल अवसर मिल गया। उसने मशीनें बेचीं और इतनी सफलतापूर्वक बेचीं कि एडिसन ने उसे इस मशीन को पूरे देश भर में डिस्ट्रीब्यूट और मार्केट करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और इस तरह उन दोनों के बीच हुए इस कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए बांस ने ढेर सारा पैसा कमाया। परंतु इससे भी बड़ी बात कि वह इस कॉन्ट्रैक्ट से एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। उसने यह साबित कर दिया कि इंसान सोचकर अमीर बन सकता है। बांस ने महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने की बात दिल से सोची और यह सोच सोचकर वह दौलतमंद बन गया। शुरुआत में उसके पास कुछ नहीं था। अगर उसके पास कुछ था तो वह था उसका विचार और उसकी सोच। वह सिर्फ इतना ही जानता था कि वह क्या चाहता है, यह कैसे होगा, इसकी उसे कोई फिक्र नहीं थी। उसका यह संकल्प था कि वह तब तक जुटा रहेगा जब तक कि उसे उसकी मनचाही चीज हासिल ना हो जाए। सोने से 3 फुट दूर। असफलता का एक आम कारण यह है कि लोग अस्थायी पराजय के बाद मैदान छोड़ देते हैं। हर आदमी कभी ना कभी यह गलती ज़रूर करता है। R.U. डार्वी के एक अंकल गोल्ड रश के दौरान सोने की खोज में निकले। वे खुदाई करने और अमीर बनने के लिए पश्चिम दिशा में गए। वे नहीं जानते थे कि धरती के नीचे जितना सोना छुपा है, उससे कहीं ज़्यादा सोना इंसानों के विचारों में छुपा है। वे तो कुंदाली फाफड़ा लेकर जमीन के एक टुकड़े पर खुदाई में जुट गए। कई सप्ताह की मेहनत के बाद उन्हें चमकते हुए स्वर्ण की एक झलक दिखाई दी, परंतु सोने की तह तक जाने के लिए मशीनों की ज़रूरत थी। उन्होंने चुपचाप खदान का मुंह बंद किया और मैरीलैंड के विलियम्सबर्ग के अपने घर लौट आए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और कुछ दोस्तों को सोने की खुदाई में सफलता के बारे में बताया और मशीनों को खरीदने के लिए आवश्यक धन जुटाया। अंकल और डार्वी खदान पर काम शुरू करने के लिए वापस लौटे। कच्ची धातु की पहली खेप को समेल्टर तक पहुंचाया गया। वहां पर उन्हें यह पता चला कि उनकी खदान कोलोरेडो की सबसे बढ़िया खदान है।
कच्ची धातु की कुछ खेपों में ही उनके सारे कर्ज उतर जाते और फिर भारी मुनाफे की बारी आती। खुदाई मशीनें नीचे जा रही थी। डार्वी और अंकल की आशाएं आसमान छू रही थी। तभी अचानक कुछ हुआ। सोने की झलक गायब हो गई। वे इंद्रधनुष के आखिरी सिरे पर आ गए थे, लेकिन स्वर्ण पात्र अब वहां नहीं था। वे खोदते रहे, इस आशा में कि एक बार फिर सोने की झलक दिख जाए, परंतु उनकी मेहनत बेकार गई। आखिरकार उन्होंने मैदान छोड़ने का फैसला किया। मशीनें एक कबाड़ी को कौड़ियों के मोल बेच दी गई और वे दोनों ट्रेन पकड़कर अपने घर वापस लौट आए। कबाड़ी ने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलवाकर खदान का इंस्पेक्शन करवाया। इंजीनियर ने बताया कि यह प्रोजेक्ट इसलिए असफल हुआ है क्योंकि इसके मालिक यह नहीं जानते थे कि बीच में एक फॉल्ट लाइन आती है। इंजीनियर के विश्लेषण के अनुसार सोने की झलक उस स्थान से मात्र 3 फुट नीचे थी। यहाँ डार्वी ने खुदाई बंद की थी। इंजीनियर का अनुमान सही साबित हुआ। कबाड़ी को खदान से लाखों करोड़ों डॉलर का सोना मिला, सिर्फ इसलिए कि वह जानता था कि हार से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित होता है। हालांकि बाद में मिस्टर डार्वी ने अपने इस नुकसान की कई गुना भरपाई कर ली। जब उन्होंने यह खोज लिया कि इच्छा को सोने में बदला जा सकता है, यह खोज उन्होंने तब की जब वे जीवन बीमा बेचने के बिजनेस में आए। उन्हें याद था कि उन्होंने सोने से 3 फुट दूर ही हार मान ली थी। डार्वी ने इस अनुभव से सबक सीखा। फिर वे अपने नए बिजनेस में खुद से यह कहा करते थे, मैं सोने से 3 फुट दूर रुक गया था, परंतु जब मैं लोगों से बीमा खरीदने के लिए कहता हूँ तो मैं सिर्फ इसलिए कभी नहीं रुकता कि उन्होंने ना कह दिया है। डार्वी ऐसे चुनिंदा लोगों में से एक बन गए जिन्होंने हर साल $1 मिलियन से भी अधिक का बीमा बेचा। उन्होंने सोने की खदान के बिजनेस के हार मानने के अनुभव से जुटे रहने का सबक सीख लिया था। किसी भी इंसान के जीवन में सफलता आने से पहले अस्थायी असफलता की झलक जरूर आती है। जब आदमी को लगता है कि वह पराजित हो गया है, तो सबसे आसान और तार्किक रास्ता यही होता है कि मैदान छोड़ दिया जाए। 500 से ज़्यादा लोगों ने इस लेखक को यह बताया कि उन्हें महान सफलता उस मोड़ पर मिली जब उन्हें लगा कि वे हार गए हैं और हारने के बिंदु से एक कदम आगे ही सफलता उनका इंतज़ार कर रही थी। असफलता बहुत चालाक और मजाकिया किस्म की होती है। इसे लोगों को तब गिराने में मज़ा आता है जब सफलता उनके बहुत करीब होती है। लगन का 50 सेंट का सबक। मिस्टर डार्वी को सोने की खोदाई के अनुभव से असफलता की यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली। उसके कुछ समय बाद ही उन्हें एक और अनुभव हुआ जिससे उन्हें यह सीख मिली कि ना का मतलब हमेशा ना नहीं होता। एक दोपहर को वे पुरानी मिल में गेहूं साफ करने में अपने अंकल की मदद कर रहे थे।
अंकल के बड़े फार्म पर बहुत से अश्वेत किसान रहा करते थे जो फसल बटाई पर ले लेते थे। धीमे से दरवाजा खुला और किराएदार की छोटी सी अश्वेत लड़की अंदर आई और दरवाजे से टिक कर खड़ी हो गई। अंकल ने उसकी तरफ देखा और चिल्ला कर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? विनम्रता से बच्ची ने जवाब दिया, मेरी मम्मी ने कहा है कि आप उन्हें 50 सेंट भिजवा दें। मैं नहीं भेजूंगा, अंकल ने जवाब दिया। अब तुम घर की तरफ दौड़ लगा दो। यस सर, बच्ची ने जवाब दिया, परंतु वह जरा भी नहीं हिली। अंकल अपने काम में जुट गए और वे इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि बच्ची अभी गई नहीं है। काफ़ी देर बाद जब उन्होंने देखा कि वह अब भी वहीं खड़ी है तो वे फिर चिल्लाए, मैंने तुमसे कहा था कि तुम घर चली जाओ। अब जाओ या फिर मैं तुम्हारी पिटाई कर दूं। छोटी बच्ची ने कहा, यस सर, परंतु वह जरा भी नहीं हिली। अंकल ने उस गेहूं के बोरे को वहीं पटक दिया जिसे वे उठाकर थ्रेशर में डालने वाले थे और एक डंडा उठाकर वे बच्ची की तरफ आगे बढ़े। उनके हाव भाव से लग रहा था कि वे बच्ची को सबक सिखा कर ही रहेंगे। डार्वी की सांसें थम गईं। उसे लगा कि अंकल अब बच्ची की पिटाई कर देंगे। उनका गुस्सा बहुत तेज था। जब अंकल बच्ची के पास पहुंचे तो बच्ची एक कदम आगे बढ़ी और वह उनकी आंखों में आंखें डालकर तेज आवाज में चीखी, मेरी मम्मी को 50 सेंट चाहिए ही चाहिए। अंकल रुक गए। उन्होंने उसकी तरफ 1 मिनट देखा, फिर धीरे से डंडे को फर्श पर फेंक दिया। अपनी जेब में हाथ डाला, आधा डॉलर निकाला और बच्ची को दे दिया। बच्ची ने पैसे लिए और दरवाजे की तरफ पीछे की ओर बढ़ने लगी, परंतु उसने अपनी आंखें उस आदमी पर से नहीं हटाईं जिसे उसने अभी हराया था। जब बच्ची चली गई तो अंकल एक बक्से पर बैठ गए और 10 मिनट तक खिड़की के बाहर झांकते हुए कुछ सोचते रहे। वे सोच रहे थे कि एक छोटी सी बच्ची की लगन ने उन्हें किस तरह हरा दिया था। डार्वी के मन में भी चिंतन चल रहा था, जिसने यह दृश्य अपनी आंखों के सामने देखा था। उसके अनुभव में यह पहली बार था जब उसने किसी अश्वेत बच्ची को किसी श्वेत वयस्क पर भारी पड़ते देखा था। उसने ऐसा किस तरह किया? उसके अंकल को क्या हो गया था जो उसका गुस्सा बच्ची की एक चीख से काफुर हो गया और भेड़ की नाई वे आज्ञाकारी बन गए? इस बच्ची में वह कौन सी शक्ति थी जिसके कारण उसे सफलता मिली? डार्वी के मन में ऐसे कई सवाल कौंध रहे थे, लेकिन इन सवालों का जवाब उन्हें बरसों तक नहीं मिला। वैसे आपको क्या लगता है, उस बच्ची में वह कौन सी अद्भुत शक्ति थी जिसके कारण उसने अंकल को हरा दिया था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे इस सवाल का जवाब इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों में मिल जाता है। जवाब पूरी तरह से दिया गया है। इसमें वह सारी जानकारी और निर्देश हैं जिनकी मदद से कोई भी आदमी
उस अद्भुत शक्ति का प्रयोग करके सफलता हासिल कर सकता है। डार्वी की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण उस बच्ची से सीखा गया सबक था। डार्वी यह बताते हैं कि हर बार जब भी वह संभावित ग्राहक से टकराते थे तो शुरू में ग्राहक मना कर देते थे। तब उन्हें उसी पुरानी मिल में खड़ी वह बच्ची याद आ जाती थी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में अवज्ञा साफ नजर आती थी। वह दृश्य याद करते ही वे खुद से कहते थे, मुझे ये सेल करनी ही चाहिए। वे बताते हैं कि उनकी ज़्यादातर सेल तब हुई जब शुरुआत में ही ग्राहक ने ना कहा था और उन्होंने यह सबक सीख लिया था कि हर ना का मतलब ना नहीं होता। उन्हें अपनी वह गलती भी याद थी जब वे सोने से मात्र 3 कदम पर रुक गए थे और हार मान ली थी। यह अनुभव अभिशाप के बजाय उनके लिए वरदान साबित हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने गलतियों से सीखा और आगे बढ़ गए। ज़्यादातर लोगों के लिए गलतियां सिर्फ अभिशाप बनकर रह जाती हैं और वे उनसे कुछ नहीं सीख पाते कि किस तरह जुटा रहा जाए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इस तरह की कहानियां सैकड़ों बीमा एजेंटों द्वारा पढ़ी जाएंगी, लेकिन लेखक यह बता देना चाहते हैं कि इन 2 अनुभवों से सीखे गए सबक की बदौलत ही डार्वी हर साल $10 लाख से ज़्यादा का जीवन बीमा बेच पाए। बेशक डार्वी के यह अनुभव साधारण थे और अक्सर जीवन में ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन ऐसे अनुभवों से अगर हम कुछ सीखते हैं तो इससे हमारी तकदीर बदल सकती है, जैसे डार्वी ने ऐसे अनुभवों से सीखा और उनके लिए यह जीवन के अनमोल उपहार साबित हुए। परंतु ऐसे आदमी का क्या होगा जो असफलता का विश्लेषण नहीं करता और असफलता को अपनी किस्मत समझकर बैठा रहता है? वह यह नहीं जान पाता कि कैसे असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ा जाए। यह कला वह कहाँ और कैसे सीखेगा? इसीलिए तो हम इस तरह की पुस्तकों की समरी चैप्टर वाइज आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल सके। सफल होने के लिए आपको बस एक दमदार विचार की ज़रूरत है। इस पुस्तक में कुल 13 सिद्धांतों का वर्णन है, जिनकी समीक्षा हम बारी बारी से आपके सामने लेकर आएंगे। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा, सफलता हासिल करने के लिए इंसान को सिर्फ एक दमदार विचार की ही ज़रूरत होती है। इस समरी को सुनते और पढ़ते समय आपके मस्तिष्क में कई उपयोगी विचार दस्तक दे सकते हैं। आपको बस उन्हें पहचानना होगा। आप यह जान लें कि जब किसी विचार से दौलत उत्पन्न होती है तो यह इतनी तेजी से आती है और इतनी ज़्यादा आती है कि आदमी हैरान हो जाता है। जब कोई इंसान अपने विचार पर जुटा रहता है तो दौलत अपने समय पर आ जाती है और सामने आने पर लगता है कि गरीबी के इतने सालों में यह कहाँ छुपी थी। जब आप इसकी सच्ची शुरुआत करेंगे तो आप पाएंगे कि दौलत एक मानसिक अवस्था है जो लक्ष्य की निश्चितता से शुरू होती है। अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा
कि दौलत का पैमाना लक्ष्य से निर्धारित होता है, यानी जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी दौलत। लेकिन सवाल यह है कि अगर दौलत मानसिक अवस्था है तो उस मानसिक अवस्था को कैसे हासिल किया जाए जिससे दौलत को आकर्षित किया जा सके। लेखक यहाँ बताते हैं कि उन्होंने अपनी रिसर्च में 25 साल यह जानने में लगाए हैं कि आखिर अमीर लोग किस तरह इतने अमीर हो जाते हैं। औसत आदमी की एक खास कमजोरी यह है कि वह असंभव शब्द का प्रयोग बहुत करता है। वह ऐसे सारे काम जानता है जो असंभव हैं, लेकिन यह समरी ऐसे लोगों के लिए नहीं है। यह समरी उन लोगों के लिए है जो नियमों के आधार पर सफलता हासिल करने के लिए तैयार हैं। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता के लिए जागरूक होते हैं, यानी सक्सेस कॉन्शियस, और असफलता उनको मिलती है जो असफलता के लिए जागरूक होते हैं, यानी फेलियर कॉन्शियस। चीज़ों को देखना और समझना हमारे नज़रिए, हमारे विश्वासों पर आधारित है, और ज़्यादातर हमारे विश्वास हमारे अनुभवों पर आधारित होते हैं। इस पर हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। एक बार एक चीन का व्यक्ति अमेरिका गया तो एक अमेरिकी आदमी ने उससे बातचीत करते हुए पूछा कि आपको अमेरिका के लोगों में खास बात क्या दिखी। तो उस युवक ने जवाब दिया, मैंने देखा कि आप सब अमेरिकियों की आंखें तिरछी हैं। जिस चीज़ को हम नहीं समझ पाते हम उसे अपने पैमाने पर नापना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारी सीमाएं ही सीमाओं का सही पैमाना नहीं हैं। इसीलिए हमें सामने वाले की आंखें तिरछी नजर आती हैं। असंभव। असंभव शब्द पर भी हम आपको एक घटना के बारे में बताना चाहेंगे। घटना का नाम है असंभव फोर्ड V8 मोटर। आपने हेनरी फोर्ड का नाम तो सुना होगा। जब उन्होंने अपनी प्रसिद्ध V8 मोटर बनाने का फैसला किया तो उन्होंने अपने इंजीनियरों से कहा, मैं एक ऐसा इंजन चाहता हूँ जिसके 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हों। तो इंजीनियरों ने कहा, असंभव, यह संभव नहीं है। तो फोर्ड ने कहा, मैं यह चाहता हूँ और यह मेरा निर्देश है, आप इसे बनाओ। इंजीनियरों ने हैरानी से कहा, 8 सिलेंडरों को इंजन के एक ही ब्लॉक में ढालना असंभव है। फोर्ड ने कहा, डिज़ाइन कागज़ पर तैयार करो और काम चालू कर दो, और यह काम तब तक करते रहो जब तक कि सफलता ना मिल जाए, चाहे इसमें कितना भी वक्त क्यों ना लगे। इंजीनियरों ने काम चालू कर दिया। अगर वे फोर्ड की नौकरी में बने रहना चाहते थे तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। 6 महीने गुजर गए परंतु कुछ नहीं हुआ। इंजीनियरों ने आदेश के पालन की हर संभव कोशिश की, लेकिन यह काम उन्हें असंभव लग रहा था। 1 साल गुजर गया। इंजीनियरों ने फोर्ड से कहा, मालिक, हमने हर प्रयास किया है, लेकिन हमें आपके आदेश को पूरा करने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा है। काम चालू रखो, फोर्ड ने कहा। मैं इसे चाहता हूँ और मैं इसे पाकर ही रहूँगा। उन्होंने काम चालू रखा
और फिर एक दिन रहस्य जैसे जादू की छड़ी से प्रकट हो गया। फोर्ड की लगन आखिर एक बार फिर जीत गई। इंजीनियरों ने वो कर दिखाया जो उन्हें असंभव लग रहा था। निष्कर्ष यह है कि हेनरी फोर्ड को सफलता इसलिए मिली कि वे मानव मस्तिष्क के सिद्धांत को जानते थे कि यह कैसे काम करता है। अगर हम मानव मस्तिष्क के सिद्धांतों का पालन करें तो हम अपने भाग्य के निर्माता खुद होते हैं। जब हनेले ने यह अमर पंक्तियां लिखीं, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूँ, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ, तो उसे यह भी लिखना चाहिए था कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई विचार हमारे दिमाग में प्रबल होता है तो यह चुंबक की तरह ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करता है ताकि उस विचार को भौतिक रूप दिया जाए। लेकिन हनेले एक कवि था, दार्शनिक नहीं था। इसलिए उसने इस सच्चाई को सिर्फ कविता तक ही सीमित रखा और इन पंक्तियों के असली और गहन अर्थ को पढ़ने वालों के विश्लेषण पर छोड़ दिया। इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों में वह रहस्य मौजूद है जिसके इस्तेमाल से आप अपने भाग्य और भविष्य का निर्माण खुद कर सकते हैं। ऐसे सिद्धांत जो आपकी तकदीर बदल सकते हैं। हम इन सिद्धांतों में से हर एक सिद्धांत को वारी वारी से आपके सामने लेकर आएंगे जो इस पुस्तक के आने वाले अध्याय में बताए गए हैं। हम हर अध्याय की समीक्षा बारी बारी से करेंगे। इसीलिए अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।